हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 202 यानी 202, जिसमें हम देखेंगे आज अपना नया विषय समास। ठीक है, तो समास को पहले समझेंगे और फिर उससे संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे, गौर करें। समास, समास का क्या अर्थ है? पहली चीज गौर करें, उपसर्ग व शब्दों का मेल। इस बात को समझें, उपसर्ग व शब्दों का मेल। ठीक है, उपसर्ग व शब्दों का मेल, ये टर्म याद रखेंगे आप, शब्दों का मेल। ठीक है, ये टर्म पूरी की पूरी याद रखनी है। इसके अलावा समास क्या है? समास संक्षेपीकरण है। ठीक है, एक तरह का संक्षेपीकरण है। ठीक, संक्षेपीकरण यानी कि घटाना। ठीक है, इसको घटाना भी कह सकते हैं। ठीक, इसे संक्षिप्त करना भी कह सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त करना यानी कि शब्दों के समूहों को जब हम संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है, कम करते हैं, कम करना भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कम करना। ठीक है, ये सब क्या है? समास है। ठीक है, और किसके माध्यम से करते हैं? तो उपसर्ग व शब्दों के मेल से करते हैं। ठीक है, उपसर्ग व शब्दों के मेल से, यानी कि या तो हम उपसर्ग जोड़ेंगे या फिर कुछ शब्द ऐसे जोड़ेंगे जिनको मिला करके क्या होगा? हमारा समास बनेगा। ठीक है, समास बनेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें। अगर हम इसकी बात करें परिभाषा की बात करें तो ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। दो पदों का संक्षिप्त रूप, दो पदों का, ध्यान से सुने, दो पदों का, ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दो पदों का संक्षिप्त रूप, गौर करें, दो पदों का संक्षिप्त रूप जो कि पद के समान अर्थ धारण करता हो, जो कि किसी पद के समान अर्थ धारण करता हो। ठीक है, समान अर्थ धारण करता हो, ये बात ध्यान रखें। ठीक, यानी दो पदों का संक्षिप्त रूप, दो पद ऐसे हो जो कि संक्षिप्त हो। ठीक है, और उनका संक्षिप्त रूप क्या करेगा? पदों के जो किसी पद के समान अर्थ धारण करेगा। ठीक है, ध्यान रखें। और इसी को हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, संधि में हम विच्छेद करते थे, समास में हम विग्रह करते हैं। ठीक है, तो पद का ऐसा संक्षिप्त रूप जिससे पद का अर्थ ना बदले, पद का अर्थ ना बदले। ठीक है, ध्यान रखना, पद का जो अर्थ है, जो पद हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, नया शब्द जो बनाएंगे, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात आएगी, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में कि मूलतः समास कितने होते हैं? मूलतः समास के भेद कितने हैं? तो मूलतः भेद हैं दोस्तों कितने? चार भेद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 4। और वहीं अगर बात करें कि कुल भेद कितने हैं? तो कुल भेद हैं दोस्तों 6। कुल भेद हैं 6। ठीक है, अब 6 क्यों? क्योंकि जो प्राचीन समय में जो विद्वान थे, ठीक है, उन्होंने समास के केवल 4 भेद माने थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो विद्वान हैं, उन्होंने समास के 2 भेद और माने। ठीक है, उन्होंने 2 भेद और माने, तो उन्होंने द्विगु समास और कर्मधारय समास भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें, द्विगु समास और कर्मधारय समास जोड़ दिया। ठीक है, ये ध्यान से समझेंगे, द्विगु समास, ठीक है, और कर्मधारय, इसको ऐसे समझ लें शॉर्ट में, कर्मधारय, इन दोनों समासों को जोड़ दिया और 6 कुल भेद बताए समास के। कितने? कुल भेद 6 बता दिए। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, अगर मूलतः पूछा जाए तो आप बताएंगे 4, और अगर कुल भेद पूछे जाए तो आप बताएंगे 6। ठीक है, अब देखते हैं आगे समास।
दोस्तों गौर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देखें। एक शब्द है आपके सामने, क्या? अतद्वव। क्या शब्द है? अतद्वव, ठीक है। ये है प्रत्येक समास का पहला वर्ण है, ठीक है। प्रत्येक समास का पहला वर्ण है। आ से बनेगा दोस्तों क्या? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिख रही हूं, जगह नहीं है स्क्रीन में, ठीक। फिर है ता से। ता से क्या बनेगा? ता से बनेगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, ध्यान रखें, ठीक। और द्वा से बनेगा दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास, ठीक। और वा से बनेगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ये ध्यान रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक। अब दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर तत्पुरुष समास के इसके भी दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद। कौन कौन से? एक होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण शब्दों पर ध्यान देंगे, समानाधिकरण, ठीक है। अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी, ठीक। और एक होता है व्याधिकरण। कौन सा? व्याधिकरण, ठीक है। ध्यान रखेंगे, समानाधिकरण में दो भेद आते हैं अलग से, ठीक है। समानाधिकरण में दो भेद आते हैं। एक आता है द्विगु, द्विगु समास, और एक आता है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास, ध्यान रखेंगे, कर्मधारय समास। तो यह तत्पुरुष के एक भेद यानी कि समानाधिकरण का, ठीक है, भेद है। क्या? दो भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ठीक है। और ये दोनों वही समास हैं जिन्होंने विद्वानों ने वर्तमान समय में अलग से समास मानकर इन्हें समासों में जोड़ दिया। समासों के दो नए भेद मानकर जोड़ दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो अगर आप मूलतः देखें तो तत्पुरुष समास है जिसके अंतर्गत आते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि कुल भेद, तो कुल भेद में आप इन्हें अलग कर देंगे तत्पुरुष समास से, ठीक है। रहेगा उसका ही भेद, लेकिन आप अलग से मानेंगे इसको, ठीक। और वहीं अगर बात करें व्याधिकरण समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत है व्याधिकरण समास। तो दोस्तों ये होते हैं कितने? 6। संख्या देख लें, 6, ठीक है, 6, ठीक। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ठीक है। जगह नहीं है स्क्रीन पर जगह नहीं है। मैं अभी दोबारा जब बताऊंगी तब आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी दो भेद होते हैं। कौन से? एक होता है कर्मधारय और एक होता है द्विगु समास। वहीं व्याधिकरण के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म, करण, ये हमारे कारक हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कारक जो है वही है व्याधिकरण के अंतर्गत। तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और जब आप समानाधिकरण और व्याधिकरण के भेदों को जोड़ देंगे, यानी कि 2 और 6 को जोड़ देंगे, तो बनेगा क्या? बनेगा 8, ठीक है। तो 8 संख्या बनेगी टोटल। तो आपसे पूछा जाएगा कि तत्पुरुष के उपभेद कितने हैं? उपभेद, तो उपभेद में आप दोनों को शामिल करेंगे, समानाधिकरण को भी, व्याधिकरण को भी, और टोटल उपभेद हो जाएंगे तत्पुरुष समास के दोस्तों 8। कितने? 8 हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखें, 8, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद है दोस्तों द्वंद्व समास, ठीक है। फिर है बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, ठीक। इनके बारे में मैं आपको जब प्रश्न कराऊंगी तब डिटेल से बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है, कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है, इनकी पहचान क्या है, ये सारी बातें आपको प्रश्न के साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ बातें और हैं, ध्यान दें। तो हमने 4 देख लिए समास, मुख्य रूप से कौन से? अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक। एक हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी 2 भेद,
कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, व्याधिकरण के कितने 6 भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण को मिलाकर बनेंगे कुल तत्पुरुष के भेद 8 उपभेद। ठीक है, कुल तत्पुरुष के उपभेद बनेंगे 8। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद है द्वंद्व समास, इसके बाद है बहुव्रीहि समास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों गौर करेंगे, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, ध्यान देना। ठीक है, हमें समास को समझना कैसे है, अभी केवल हम उन बातों पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम ये भी पढ़ेंगे कि समास होते क्या हैं। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों, जरूरी चीजें हमें जो समझनी है उस पर हम बात करेंगे, तो ध्यान दें। अब यहाँ पर बात आती है कि पदों की प्रधानता। आप जब भी प्रश्न सॉल्व करने बैठेंगे, आपके सामने प्रश्न होगा तो उसमें एक शब्द आएगा, शब्द आएगा दोस्तों पदों की प्रधानता। ध्यान से सुनना, पदों की प्रधानता या पद। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पदों की प्रधानता। ठीक है, पदों की प्रधानता। अब इससे क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों पदों की प्रधानता दो तरह से होती है। कैसे? एक होता है दोस्तों, जब हम पद की बात करते हैं तो समास में एक होता है दोस्तों प्रधान खंड। कौन सा खंड? प्रधान खंड। ठीक है, ध्यान रखें। और दूसरा होता है दोस्तों क्या? गौण खंड। गौण खंड। ठीक है, ये टर्म याद रखनी है आपको। ठीक, प्रधान खंड को दोस्तों हम प्राथमिक खंड भी कहते हैं, प्राथमिक खंड। ठीक है, प्राथमिक खंड। वहीं हम गौण खंड को हम द्वितीयक, द्वितीयक। ठीक है, द्वितीय या द्वितीयक, द्वितीय कर लो इसको, द्वितीय खंड भी कहते हैं। ठीक, वहीं हम इसे पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद भी कहते हैं। किसे? प्रधान खंड को। ठीक है, और गौण खंड को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद, उत्तर पद भी कहते हैं। ये बातें ध्यान रखेंगे। अब ये ध्यान से देखते जाएं कि एक ही बात के लिए कितने कितने शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, ऐसे ही दोस्तों प्रधान खंड को पहले का खंड भी कहा जाता है, पहले का पद, पहले का पद, पहला पद भी कहा जाता है। पहले का पद कहो या पहला पद कहो। ठीक, ऐसे ही गौण खंड को क्या कहते हैं? बाद का पद। ठीक है, बाद का पद, ध्यान रखें, बाद का पद। ठीक है, तो यानी कि प्रधान खंड, प्राथमिक खंड, पहले का और या फिर पहला, ठीक, पहला पद या फिर पूर्व पद। ये 4-5 बातें हैं। अगर ये इनमें से कुछ है तो ये एक ही बात की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही बात कर रहा है। ठीक है, और अगर बात आएगी गौण खंड की, द्वितीय खंड की, बाद के खंड की या बाद के पद की या फिर उत्तर पद की, तो यानी कि शब्द का जो दूसरा, देखो जो योजक चिन्ह होता है ना, ये जो योजक चिन्ह है, इससे पहले का शब्द पूर्व या प्रधान खंड हो गया, और जो इससे बाद का है, ये जो दूसरा है, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ये क्या हो गया हमारा? गौण हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? प्रधान हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपको यही बातें समझनी है। हमने पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि समास क्या होता है। समास उपसर्ग व शब्दों के मेल से बनता है। किसके? उपसर्ग व शब्दों के मेल से। तो दोस्तों जितने भी उपसर्ग लगेंगे वो कहाँ लगेंगे? पूर्व पद में। जितने भी उपसर्ग लगेंगे वो कहाँ लगेंगे? पूर्व पद में, यानी प्रधान खंड में, यानी प्राथमिक खंड में, यानी पहले के खंड में। ठीक, और शब्द तो वह होगा ही होगा। ठीक है, शब्द तो वह होगा ही होगा, लेकिन उपसर्ग जो होगा वो पहले में ही रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो दूसरा शब्द होगा वो कैसा होगा? गौण होगा, द्वितीय होगा, उत्तर पद होगा, बाद का पद होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ध्यान से सुने, जो पहला पद होगा दोस्तों, प्रधान खंड जो होगा, उसमें उसके मुख्य अर्थ पर बल लगेगा, मुख्य अर्थ पर बल लगेगा। ध्यान रखें, बल लगेगा। ठीक है, जबकि गौण खंड में क्या होगा? इसके अर्थ पर कोई भी बल नहीं लगेगा, यानी कि
कोई भी बल हमें लगता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब दोस्तों सुनेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो ध्यान से समझें। अगर बात होगी समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास की, किसकी? तत्पुरुष समास की। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था एक होता है क्या? समानाधिकरण, समानाधिकरण। ठीक है, ध्यान से समझें, समानाधिकरण भेद। ठीक है, एक होता है व्याधिकरण। ठीक है, अब व्याधिकरण में कितने थे? तो दोस्तों 6 भेद थे। ठीक है, और समानाधिकरण में कितने थे? 2 थे। कौन से? द्विगु और कर्मधारय। ठीक, व्याधिकरण में कौन कौन से थे? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, तो प्रश्न आपका बनेगा यहां से, व्याधिकरण से क्या बनेगा? ध्यान से सुने कि क्या व्याधिकरण, क्या तत्पुरुष के अंतर्गत जो उसका भेद है व्याधिकरण, क्या इसमें सभी कारक आते हैं? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सभी कारक नहीं आते। तो सभी में से कौन से कारक नहीं आते? तो कुल कारक कितने हैं? 8 हैं, जिनमें से पहला और सातवां, कौन से कारक नहीं आते? पहला और सातवां कारक जो है नहीं आएगा, नहीं आएगा। पहला कारक है दोस्तों कौन सा? कर्ता। ठीक है, प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक है, ध्यान रखें। और सातवें में कौन सा है? सातवें में है दोस्तों संबोधन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति यानी कि संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन, इसको ऐसे ही समझ लें, संबोधन। ठीक है, छोटा सा। ठीक, तो व्याधिकरण में प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक नहीं आता, सप्तमा विभक्ति से संबोधन कारक नहीं आता। ये बात ध्यान रखेंगे समासों के अंतर्गत। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। और समानाधिकरण के 2 और व्याधिकरण के 6 भेद मिलकर कुल उपभेद हो जाएंगे तत्पुरुष समास के 8। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु, गौर करेंगे दोस्तों। अब देखो एक प्रश्न आता है जहां पर, ठीक है, एक प्रश्न आता है जहां पर आपसे प्रश्न में ऑप्शन इस तरह से दे देंगे कि बताइए कि इसमें तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है या फिर व्याधिकरण समास है। कौन सा? व्याधिकरण समास है। ध्यान से समझना, इसका यूज मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तत्पुरुष समास है या व्याधिकरण समास है। तो दोस्तों जैसे कि मान लो ऑप्शन प्रश्न बना था राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास की पहचान है कि यह कारक चिन्हों से, इसके अंतर्गत कारक चिन्ह होगा। ठीक है, तो राजा का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है? एक तरह का कारक है। ठीक है, तो राजा का पुत्र, ठीक, तत्पुरुष समास। लेकिन वहीं अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों? आप प्रायोरिटी देंगे व्याधिकरण को। किसको? व्याधिकरण को। ठीक है, तब आप उत्तर लगा के आएंगे व्याधिकरण समास है। ठीक, ध्यान रखें इस बात का। ऐसे ही दोस्तों एक प्रश्न और आता है। ठीक है, क्या आता है? ध्यान से सुने। ऑप्शन में आते हैं बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, ध्यान से सुने, बहुब्रीहि। ठीक है, और द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, बहुव्रीहि और द्विगु समास। ठीक है, अब ये दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास में भी संख्याएं आती हैं। ठीक है, संख्यावाची होता है ये भी, और ये भी द्विगु समास भी संख्यावाची होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए दशानन, उदाहरण देखें, दशानन, ठीक है, दशानन, ठीक है, और ऑप्शन में दे दिए जाए बहुब्रीहि और द्विगु समास, तो आप किसको ऑप्ट करके आएंगे? तो आप चुनेंगे बहुब्रीहि समास को। ठीक है, बहुब्रीहि समास को चुनेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुव्रीहि समास वहां होता है जहां पर तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ यानी कि पर्यायवाची। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि 10, दशा यानी कि 10, तो 10 यानी कि बहुव्रीहि समास में भी है। ठीक है, दशानन, ठीक, ये पर्यायवाची हो गया। ठीक, रावण का। ऐसे ही द्विगु में दशानंद। ठीक है,
यानी कि 10 मुख हैं जिसके, ऐसा कुछ। ठीक, तो यानी कि ऐसी स्थिति में आप क्या ऑप्ट करेंगे? लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि संख्या देखते ही तुरंत टिक करके आ जाते हैं द्विगु समास पर। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारा आंसर गलत हो जाता है जल्दी की वजह से। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। ठीक, अगर दोनों ही हैं ऑप्शन में, बहुब्रीहि और द्विगु, तब आप टिक करके आएंगे किसको? बहुब्रीहि समास को, बहुब्रीहि समास को। ठीक है, ये बातें कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब एक और केस देखेंगे दोस्तों, एक केस और है। क्या? हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके 2 भेद थे, कौन कौन से? एक समानाधिकरण, ठीक है, मैं छोटा छोटा ही लिख रही हूं, और एक था क्या? व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण में कितने थे? 2 थे। व्याधिकरण में कितने थे? 6 थे। ठीक है, 2 कौन से थे? एक था कर्म, ठीक है, कर्मधारय, और एक था द्विगु। ठीक है, द्विगु समास। ठीक, अब दोस्तों जी ये जो कर्मधारय समास था ना, इस कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं दोस्तों कर्मधारय समास के भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। 4 कौन कौन से? यहाँ साइड में देख लें। एक है विशेषण, एक विशेषण, ठीक है, विशेषण। ठीक, दूसरा है विशेष्य, दूसरा है विशेष्य। ठीक, और तीसरा है दोस्तों विशेषणों, विशेषणों, ऐसे सुन लें, और चौथा है विशेष्यों। ठीक, तो ध्यान रखें, तत्पुरुष समास के अंतर्गत समानाधिकरण, फिर व्याधिकरण, समानाधिकरण के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय के भी 4 भेद, विशेषण, विशेष्य, विशेषणों और विशेष्यों। ठीक, अब जो बात बताने जा रही हूं ये महत्वपूर्ण है, जिस वजह से मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक, तो ध्यान से सुने। मान लीजिए कि एग्जाम में आपके ऑप्शन में आता है कर्मधारय, ध्यान से सुनना, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, और उसी प्रश्न के ऑप्शन में है दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। ठीक, तो आप किसको टिक करके आएंगे दोस्तों? तो आप टिक करके आएंगे किसको? बहुब्रीहि समास को। ठीक है, तो ध्यान रखें, चाहे द्विगु वाला केस हो, चाहे कर्मधारय वाला केस हो, अगर इन दोनों के साथ ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। और अगर बहुब्रीहि समास नहीं है, केवल कर्मधारय समास दिया गया है ऑप्शन में, या फिर द्विगु समास दिया गया है ऑप्शन में, तब आप इन्हें टिक करके आएंगे। ठीक है, तब आप इन्हें टिक करके आएंगे। ठीक है, अगर इनके साथ बहुब्रीहि दिया गया है तो आप बहुब्रीहि को टिक करके आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आपका 1 नंबर जो गलत हो सकता है वह गलत नहीं होगा। ठीक है, हमें लगता है कि हम आंसर सही करके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, कि हमें कुछ ही जानकारी होती है लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं होती। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे कर्मधारय हो, ये चाहे द्विगु समास हो, और ये दोनों क्या है? तत्पुरुष समास के भेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद हैं दोस्तों। इनके साथ अगर बहुब्रीहि समास का ऑप्शन है, ठीक है, तो आप प्रायोरिटी देंगे बहुब्रीहि समास को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इन सब का रीजन मैं आपको प्रश्नों के साथ बताती हुई चलूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप मोटी मोटी बात समझ लें ऊपर ऊपर से, जो कि जरूरी बातें हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और सुनेंगे, क्या है? ध्यान दें, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, ठीक है, बाकी जब मैं कराऊंगी इन चीजों को, लेकिन मेन चीज समझें। ठीक, मान लीजिए किसी जगह का नाम आपके सामने आ जाता है, जैसे जोधपुर। जोधपुर लिखकर दे दिया जाए प्रश्न पत्र में और पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों बताएंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ध्यान रखें, बहुब्रीहि। ठीक, क्यों है? ध्यान से सुने। तो दोस्तों ध्यान देंगे,
बहुब्रीहि समास, ठीक है, जब किसी जगह का नाम आए तब कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। क्यों होगा? क्योंकि जब कोई शहर बसाया जाता है, जब भी कोई शहर बसाया जाता है, कोई शहर बसाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? वह होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी समासों के संबंध में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।